नमस्कार, जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को अब महज 3 दिन ही बचे हैं। ऐसे में सभी गठबंधनों की ओर से प्रचार को धार देने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज बिहार में 4 रैलियों को संबोधित किया, तो महागठबंधन की ओर से लालू यादव और नीतीश कुमार ने भी जमकर प्रचार किया है। बिहार चुनाव में इस बार कई नए प्रयोगों की अग्नि परीक्षा होनी है, तो कई फैक्टरों की भी साख दांव पर लगी है। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा पहली बार अपने सहयोगियों के साथ राजनीतिक लड़ाई की अगुवाई कर रही है, तो प्रचार की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संभाल रखी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कैसे मोदी फैक्टर इस बार के चुनाव पर असर डालता है। जनादेश में आज मोदी फैक्टर पर ही करेंगे चर्चा, लेकिन शुरुआत इस वक्त की चुनावी हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने विरोधियों को दिया करारा जवाब, कहा नेताओं के भड़काऊ बयानों को जनता करे नजरअंदाज। पीएम ने की अपील, गरीबी के खिलाफ मिलकर लड़ें हिंदू मुस्लिम। समस्तीपुर रैली में पीएम ने महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा 3 दल फिर से जंगल राज लाने के लिए हुए हैं एक साथ। मोदी ने महागठबंधन को बताया महास्वार्थ बंधन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ट्विटर वॉर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिहार चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने का लगाया है आरोप। 85 की बजाय 146 सीटों पर उतारेगी सपा अपने उम्मीदवार। पार्टी नेता किरणमय नंदा ने कहा समय की कमी के चलते तीसरे मोर्चे में सीटों पर नहीं बन पा रहा तालमेल। तो सुर्खियों के बाद में अब बात आज के मुद्दे की करते हैं। मुद्दे में आज बात मोदी फैक्टर की। ये पहलू इसलिए भी जरूरी है क्योंकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बम्पर जीत दिलाने के बाद से पीएम मोदी के नाम पर 4 विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत हुई है। इसमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। अब बारी है बिहार के महासंग्राम की। बिहार में भी पीएम मोदी 40 से ज्यादा रैलियां कर सकते हैं। बिहार चुनाव में क्यों महत्वपूर्ण है मोदी फैक्टर, इस मुद्दे पर चर्चा, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। – 2014 के लोकसभा चुनाव में जब भाजपा ने मोदी पर पूरी तरह से दांव लगाया, तो शायद ही किसी को यह अंदाजा रहा होगा कि भाजपा 282 सीटों पर जीत दर्ज कर पाएगी। लेकिन मोदी की लोकप्रियता ने यह कर दिखाया। इसके बाद तो भाजपा मोदी की लोकप्रियता को भुनाते हुए राज्य दर राज्य फतह करती चली गई। लोकसभा चुनाव के बाद हुए महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर मोदी लहर पर दांव खेला। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 रैलियां की, तो हरियाणा में 11 रैलियों को संबोधित किया और भाजपा ने महाराष्ट्र की 288 में से 122 सीटों पर, तो हरियाणा की 90 में से 47 सीटों पर परचम लहराया। भाजपा ने बुलंद हौसलों के साथ 3 ही महीने बाद हुए झारखंड और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में भी यही रणनीति अपनाई और एक बार फिर नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़े चेहरे रहे। इन सभी चुनावों में कहीं भी मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के रूप में किसी को आगे नहीं किया गया। झारखंड में मोदी ने 9 रैलियां की और जम्मू कश्मीर में 8 रैलियां की और भाजपा ने इन दोनों राज्यों में जीत दर्ज की। भाजपा ने झारखंड में 81 में से 38 सीटों पर, तो जम्मू कश्मीर की 87 में से 25 सीटों पर जीत दर्ज की। 4 राज्यों में भाजपा ने प्रधानमंत्री के लोकप्रिय व्यक्तित्व के सहारे अपना झंडा गाड़ा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में तो भाजपा ने पहली बार सरकार बनाई। अब बिहार के महासंग्राम में भी मोदी भाजपा के सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में उतरे हैं। यहाँ मोदी की कुल 28 रैलियां होनी है। रैलियों में उमड़ती भीड़ और हर बात पर नारे भाजपा के हौसलों को और बुलंद करते दिख रहे हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की खासियत ही है कि जब वे मैदान में उतरते हैं तो पूरा चुनाव ही उनके इर्द गिर्द सिमट आता है। मोदी जहां जाते हैं उस जगह के हिसाब से जनता से सीधे संवाद करते हैं। मैं एक सच बता दूं आप लोगों को, बता दूं, ये विराट जन समुदाय के आशीर्वाद मिले हैं और इस बात का सबूत है कि अब बिहार में क्या होने वाला है। साथ ही इनकी टीम हाईटेक तौर पर बहुत मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। शायद यही वजह है
कि जनता इनकी हर बात पर मोदी मोदी के नारे लगाती है और मोदी फैक्टर चुनाव दर चुनाव हिट होता चला जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो एक तरीके से भाजपा या कहा जाए एनडीए की ओर से जो सबसे बड़ा चेहरे के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और सीधे जनता से संवाद करते हैं। इस मुद्दे पे किस प्रकार का असर हो सकता है इस बार के चुनाव में, इस मुद्दे पे बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने साहब, इसके अलावा कुमार राकेश, आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे सहयोगी अजय विक्रम सिंह हमारे साथ पटना से मौजूद हैं, लगातार चुनाव कवर कर रहे हैं और आज प्रधानमंत्री की रैली को भी कवर कर रहे थे। अजय, पहले रुख आप ही का करेंगे क्योंकि आज आप प्रधानमंत्री की जो समस्तीपुर की रैली थी आप उसमें भी थे, इससे पहले भी प्रधानमंत्री की रैलियों को आपने कवर किया है और तमाम अन्य नेताओं की भी जो अन्य दलों से ताल्लुक रखते हैं उनको भी। क्या चीज आपको नजर आती है, जो बात लगातार कही जाती है मोदी फैक्टर, क्या दिखता है रैलियों में, किस प्रकार की हलचल, या तुलनात्मक अध्ययन करें तो क्या कह सकते हैं? जी बिल्कुल आरिंद, जिस तरह से अभी आपने रिपोर्ट में भी दिखाया, कमोबेश अगर हम बात करें, इसके पहले लोकसभा चुनाव भी जब हम कवर किए थे तो रैलियों में जिस तरह से भीड़ देखने को मिलती थी उसको देखकर एक बार को मन में संशय जरूर होता था कि इस तरह की जो रैली की जो भीड़ है ये क्या जाएगी, क्या निश्चित तौर पर इस तरह का रिजल्ट आ सकता है या नहीं आ सकता, सोचने में भी काफी कुछ सोचना पड़ता था। और कमोबेश वही स्थिति अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां हो रही हैं उसमें अगर आज की बात करें तो आज की जिस तरह से भीड़ थी निश्चित तौर पर वो बहुत ही चौंकाने वाली भीड़ थी। आनंद में जब प्रधानमंत्री के आने के पहले भी जब मैं इन इलाकों का दौरा कर रहा था, मैं जब लोगों से पूछता था कि आप क्या सोच रहे हैं, किधर हवा चल रही है, तो लोग कुछ बोलने से कतराते थे, लेकिन साफ तौर पर यह बात जरूर कहते थे कि प्रधानमंत्री की रैली के बाद वो लोग डिसाइड करेंगे। तो आप निश्चित तौर पर सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति इस चुनाव में कितना अहम रोल है उसका, और इसको अगर एनडीए की एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप में देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रैलियों में जिस तरह से भीड़ आ रही है वो साफ तौर पर संकेत करता है। इसके साथ ही आर्यन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है कि किसी केंद्रीय नेतृत्व के आने के बाद जिस तरह से चुनावों में राज्यों के चुनावों में केंद्रीय नेतृत्व की जो भूमिका बढ़ रही है वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संकेत देती है। पहले हेलीकॉप्टर को देखकर लोग आते थे, जी अजय, उस वजह से भीड़ इकट्ठा होती थी हेलीकॉप्टर, बड़े नेता के हेलीकॉप्टर को देखने के लिए, लेकिन जनता भी बहुत मैच्योर हुई है। आज मैं देखा जिस तरह से लोग प्रधानमंत्री को सुन रहे थे, और जब प्रधानमंत्री की रैली के बाद में लोगों से बात किया तो एक एक शब्द का वो व्याख्या कर रहे थे, और निश्चित तौर पर जो वो मैसेज देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंच भी रहा है। जी, कम से कम ये लोकतंत्र के लगातार मैच्योर होने का एक बहुत बड़ा संकेत का जिक्र आप कर रहे हैं, क्योंकि बिहार जैसे राज्य जिसको अधिकतर ग्रामीण तौर के राज्य के तौर पे जाना जाता है, वहां की जनता इन सब चीजों को समझ रही है और उसका एनालिसिस अपने तरीके से कर रही है। महत्वपूर्ण चीज है। रहिए आप हमारे साथ में। जगदीश उपासने जी, आपको लगता है कि बिहार के विधानसभा के चुनाव में इस बार मोदी फैक्टर कितना महत्वपूर्ण है, 2014 से लेकर अभी तक का सफर और इस बार के चुनाव को लेकर? देखिए, मोदी जी ने अभी जो 4 विधानसभा चुनाव में प्रचार किया और जिस तरह पार्टी को उसका लाभ मिला, उससे ये पता लगता है कि मोदी जी की लोकप्रियता बरकरार है। और बिहार के सभाओं में जैसी भीड़ दिख रही है, बिहार में मुकाबला अच्छा खासा है, माने आप उसको बहुत आसान नहीं कह सकते, लेकिन उसके बावजूद अगर मोदी जी की सभाओं में इतनी भारी भीड़, आज की सभा निश्चित रूप से जिसका वो जिक्र कर रहे हैं आपके संवाददाता, जबरदस्त भीड़ दिखाई दी, मोदी जी ने उसको ट्वीट भी किया हुआ है, तो ये बताता है कि मोदी जी के लिए क्रेज है, अभी भी क्रेज है। और लोग, क्रेज किस लिए होता है, किसी व्यक्ति में क्रेज किस लिए होता है? लोगों में भरोसा, जिस व्यक्ति में, जिस नेता में सामान्य लोगों का भरोसा होता है उसके प्रति क्रेज होता है। लोग मानते हैं कि हाँ ये अच्छा आदमी है। हम सिर्फ नेताओं के बारे में, दूसरी शख्सियतों के बारे में भी ऐसा ही देखते हैं कि जिनके प्रति लोगों का क्रेज होता है, यानी लगाव होता है, प्रेम होता है, वो दिख रहा है इसमें। और मुझे लगता है कि मोदी जी का फैक्टर अभी लगातार, जिसको विश्लेषक कह रहे हैं कि ये सरकार का हनीमून पीरियड है, वो सब मैं नहीं मानता। एक व्यक्ति की इमेज होती है, वो 10 साल बरकरार रह सकती है अगर वो व्यक्ति अपने घोषित उद्देश्य पर, पथ पर चलता है और लगातार वो जनता से सीधा संवाद भी कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि मोदी जी जो बोलते हैं उसमें लोगों का यकीन क्यों बैठता है, इसलिए कि उन्होंने जो किया है वो बता रहे हैं, ठीक है, और उससे ज्यादा की बात नहीं करते। और
विरोधियों की वो दुखती रग पर अपनी उंगली रखते हैं और उनकी वो कमियां बताते हैं जो आम लोग भी जानते हैं। हाँ, लेकिन उसको कुल मिला के कोई लबो highlight- लबाब यह है कि वो हाँ, जनता से कनेक्ट करते connect नजर आते करते हैं। राकेश जी, आप मानेंगे कि 2014 में जिस तरीके से, क्योंकि बिहार के बारे में कहा जाता है, तमाम जानकार इस बात को कहते हैं, कुछ स्थापित नियम है, परंपराएं हैं राजनीतिक तौर पे, 2014 में तमाम चीजें ध्वस्त हुई, नया व्याकरण गढ़ा गया, नई परिभाषाएं देखने को मिली। अभी इस वक्त लगभग 1.5 साल के बीच में क्या कुछ बदला है चुनाव को लेकर अगर हम बात करें तो? देखिए, बिहार की जो स्थिति, मैं बिहार से आता हूं और बचपन से बिहार को देखा है। बेहतर बता पाएंगे आप? बेहतर नहीं, जो देखा है, भोगा है, जाना है, जी। उसके अलावा जो राजनीतिक समीकरण हैं जिस तेजी से बदले हैं, यदि 1989 की बात करें और 90 की बात करें, 90 से लेकर के 2000 की बात करें, 2000 से लेकर 2010 की बात करें, यदि हम 10 के अंतराल में 2014 की जो बात कर रहे हैं, मोदी जी के आने के बाद, खास करके मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी जो एक लंबे अरसे तक 10 साल से ज़्यादा उन्होंने एसोसिएट होकर के बीजेपी के साथ काम किया और एक अच्छी सरकार दी, जहां की हम लोग सोचते थे कि रात के 11 बजे के बाद जाना दुष्कर था, वहां भाजपा के साथ गठबंधन में एक सुरक्षा की जो आम लोगों में भावना गई थी, वो भावना उसी तरह टूट गई जैसे उन्होंने लालू के साथ गठबंधन किया। ऐसी क्या मजबूरी थी नीतीश कुमार की कि लालू जैसे, जो कि कोर्ट ने आम लोगों में ये भावना है कि वो भ्रष्ट पॉलिटिशियन हैं, उसमें कहीं कोई अतिशक्ति नहीं है, उनके साथ गठबंधन करना पड़ा। पहली बात, एक मैं बिहार का होने के नाते भी, और एक आम परसेप्शन है, जो अवधारणा है बनी हुई कि लालू के आने से क्या बिहार सुधरेगा या फिर उससे और बदहाल स्थिति में पहुंच जाएगा। हाँ, जनता के बीच में मन में ये मंथन चल रहा है। पहली बात। हाँ। दूसरी बात, जो मैंने मोदी जी की बात करते हैं, मोदी जी को जगदीश जी भी है, आपने हम सब देखा है, 91 से बहुत ही करीब से देखने की कोशिश की है। और अभी मैं यूनाइटेड नेशन में कवरेज के लिए गया था, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया। मैं छोटा सा, मैं बहुत ही अल्प समय में टीवी के समय को ध्यान रखते मैं बताना चाहता हूं कि 193 देश के लोग थे। ये कहीं रिपोर्ट नहीं हुई है। मैं उस दिन हाउस में था 25 सितंबर को। सिर्फ मोदी जी के आसपास करीब 12-15 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या उनके साथ जो लोग हैं, फोटो खिंचवाने के लिए आतुर थे। हाँ, चलिए, ये महत्वपूर्ण चीज है अपने आप में, देश और विदेश के मोर्चे और पे। कैलिफोर्निया में और न्यूयॉर्क में बिहार के लोग मिले और उन्होंने जो बातें कही और जो आशा जगाई, वो किसी पार्टी के नहीं थे। एक बिहारी होने के नाते, एक प्रवासी भारतीय होने के नाते जो उन्होंने बात की, और साथ साथ बिहार में जो आज रिस्पांस देखने को मिला है, मेरी नवादा में और कई लोगों से बात हुई है, जो रिस्पांस है, जो हम टीवी में बोल रहे हैं और जो सच है, ऐसा अप्रत्याशित है किसी के भीड़ में या किसी के जनसभा में। बिल्कुल। ऐसा और ये उत्साह वोटिंग देखने को में नहीं कैसे तब्दील होती है, ये खैर जाहिर सी बात है, हम लोगों को 8 नवंबर को ही पता लगेगा नतीजों के साथ में। भी तो खैर 5 चरण बाकी। जगदीश जी, हमने देखा है कि कई चैनलों में, प्राइवेट चैनल्स ने ओपिनियन पोल भी किए हैं, कई एजेंसीज ने भी किए हैं, तो कम से कम कमोवेश एक ट्रेंड तो देखने को मिला है कि जो लोकप्रियता की बात जो है, कम से कम उसमें अव्वल दर्जे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो जाहिर सी बात है ये फैक्टर तो काम करता नजर आ रहा है। किस तरीके से तब्दील करेगा ये चुनाव के नतीजों को, वो थोड़ा सा देखना है। देखिए, जो अब तक जो मतलब चुनाव है, दिल्ली को छोड़कर बाकी राज्यों में उसका लाभ पार्टी को मिला है और जितनी भीड़ उनकी सभाओं में आई, ऑलमोस्ट लोग तब्दील हुए वोटों में, तो वो मतदाता के रूप में वोट डालने गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी और जितनी भीड़ थी, लगभग उतनी ही भीड़ अभी भी है। और जो CSDS और इन लोगों का जो सर्वे आया, वो ये बता रहा है कि भाई उस समय जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, उसमें से 85% से अधिक लोग अभी भी बीजेपी को वोट देंगे, ऐसा कह रहे हैं। कुछ 12-1% लोग हैं जो उस समय मोदी जी की सभा, जैसे आपके संवाददाता ने बताया कि सभा के बाद फैसला करेंगे। तो मतलब मन बनाएंगे कि मोदी जी नई बात क्या कह रहे हैं। तो ये बहुत, और जिस अभी बिहार में निश्चित रूप से नीतीश कुमार की अपनी हैसियत है और लोकप्रियता भी है। महागठबंधन की साख भले ही न्यूनतम हो, लेकिन नीतीश कुमार की व्यक्तिगत नेता के रूप में साख अच्छी है। लेकिन जो आंकड़े ये बता रहे हैं कि 2010 के विधानसभा चुनाव में जहां 54% मतदाता उनकी पहली पसंद वो थे, अब केवल 27% मतदाताओं के पहली पसंद है। इसका मतलब है कि भाजपा का साथ छोड़कर, लालू से हाथ मिलाकर
और विकास का मुद्दा छोड़कर हाँ। नीतीश कुमार को जो उनकी पर्सनालिटी के व्यक्तित्व के नाते जो उनको लाभ मिल रहा था वो उन्होंने गंवा दिया है। ये कम से कम ट्रेंड एक कई जगह देखने को मिला। हमारे सहयोगी अजय विक्रम सिंह हमारे साथ पटना से मौजूद है। अजय, अगर मोदी फैक्टर की हम बात कर रहे हैं वर्तमान के बिहार विधानसभा चुनाव को लेके, इस फैक्टर को नगण्य करने के लिहाज से या काउंटर करने के लिहाज से या उसको कमतर करने के लिहाज से विरोधी खेमे में क्या कुछ चीजें चल रही, क्योंकि वहां पे भी चर्चा तो बहुत होती होगी। जी बिल्कुल आनंद, स्वाभाविक है जब चुनाव होता है तो दोनों जो सामने जो दल होते हैं वो अपनी रणनीति बनाते हैं। आप शुरू से देखिए, जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से आपको एनडीए के खिलाफ जो महागठबंधन है उसकी रणनीति आप सीधा देखिए तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि इसमें कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू तीनों ने अपनी एक रणनीति बना रखी है। जिस तरह से लालू यादव के बयान आ रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि ये विकास के जो एजेंडा है उसी पर ये चुनाव होता रहे, लेकिन जिस तरह से बीच बीच में बयानबाजी हो रही है और नीतीश कुमार और कांग्रेस के नेता चुप है, निश्चित तौर पर एक तरीके से इसको एक एजेंडे के तहत ये पब्लिक के बीच में डाला जा रहा है। पब्लिक भी अगर हम बात करें तो बिहार की जनता बहुत ही मेच्योर हो चुकी है आर्यन। अगर यहाँ की बात करें तो 60% से ज़्यादा यहाँ पर नौजवान है। जब हम नौजवानों से बात करते हैं तो वो तमाम जो जितने भी पूर्वाग्रह हैं उन सबसे मुक्त होकर साफ तौर पर देश के विकास के लिए वोट करना चाहता है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा आर्यन की स्थिति ये है कि अगर हम दोनों जो गठबंधन की रैलियों की थोड़ी देर के लिए अगर हम तुलना करें तो जो अगर हम आरजेडी की रैली में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं किसी एक वर्ग विशेष के ही लोग ज्यादा होते हैं, उनके नारे भी उसी आधार पर होते हैं। लेकिन अगर आप एनडीए की रैली में जाइए या प्रधानमंत्री की रैली में जाइए तो साफ तौर पर आपको भारत माता की जय के नारे सुनाई पड़ते हैं और वही नौजवान लगाते हैं। तो आप निश्चित तौर पर देख सकते हैं मुद्दे एकदम साफ है, लोगों ने तय कर रखा है कि किस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल, कम से कम ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे इस लोकतंत्र के लिहाज से। आखिर किस तरह से चीजें करवट बदलेंगी तो देखना होगा। राकेश जी, आपको लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मोदी फैक्टर का हम जिक्र कर रहे हैं, कम से कम बहुत तरीके से एक संवाद को स्थापित करने के वो चीजें उन्होंने करी हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाए या तकनीक का इस्तेमाल करने के माध्यम से किया जाए, जब वो जनता से रैलियों में बात करते हैं तो उन चीज़ों को चुनते हैं जिससे वो सीधा संवाद कर सकते हैं। क्या ये जो उनकी व्यक्तित्व का एक पहलू है, ये उनको एक तरीके से और ज़्यादा आगे ले जाता है तमाम अपने विरोधियों के मुकाबले जनता से कनेक्ट करने के लिए, बात को साझा कर पाने के लिए? मोदी जी की जो शैली है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, यदि आप देखें, विश्लेषण करें अन्य नेताओं की तुलना में, जिस पार्टी के नेताओं, वो बिल्कुल अलग है और अद्भुत है। अभी हमने मैं छोटा सा जिक्र करना चाहूँगा, चूँकि सीधा संवाद का और एक अनुभव का मौका मिला कि फेसबुक हेडक्वार्टर में सैन होजे में, कैलिफोर्निया में जब वो संवाद कर रहे थे तो वहाँ जितने लोग थे 90% भारतीय थे जी। और जो भी उन्होंने सवाल करने की कोशिश की, जो बात करने की कोशिश की, उसमें उनके जो प्रतिनिधि थे वो भी प्रभावित हुआ बिना नहीं रह सके जी। तो कम्युनिकेशन स्किल के तहत जो कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वहाँ उन्होंने जैसे कहा कि भाई 16 महीने में क्या मुझ पर कोई आरोप लगा, वहाँ से आवाज़ आई कि नहीं, मैंने कोई करप्शन किया तो उन्होंने कहा नहीं, तो आप मुझे सर्टिफिकेट देते हो। ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, डायरेक्ट संवाद, जो भी उनके श्रोता हैं या जो उनको सुनने आ रहे हैं, ये अपने किस्म का है, अद्भुत है। बिना लिखा भाषण पढ़ना और सहज होकर के बात करना, तो ये जो एक संवाद का जो उनका फॉर्मूला है वो अपने आप में अद्भुत है, जिसका प्रभाव चाहे वो वोटर हो, चाहे वो श्रोता हो, चाहे उनके विरोधी हैं, उन पर ही पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। जगदीश जी, आपको लगता है कि जिस बात का जिक्र लंबे समय से कम राजनीतिक हलकों में हो रहा था, आज प्रधानमंत्री ने एक रैली में बात कही है, बिना दादरी शब्द को इस्तेमाल किए हुए उन्होंने समाज में सद्भाव बनाए रखने का जिक्र किया, कम से कम तमाम अपने पॉलिटिकल कमिटमेंट्स को पूरा करते, लेकिन वो प्रधानमंत्री इस बात को भी नहीं भूलते और राजनीतिक उस सब चीज़ों से ऊपर उठते हुए उस जिम्मेदारी का भी निर्वहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से, और उनको ये कहना ही चाहिए था। और चूंकि अब तो ये सामान्य बात हो गई कि देश में, बल्कि अब तो विदेश में भी कुछ होता है तो मोदी जी के नाम से उनके विरोधी लगा देते हैं। बहुत ये नया ट्रेंड है राजनीति में, हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि हर बात के लिए मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री कभी हर बात पर नहीं बोलते हैं, लेकिन इस घटना पर जिस तरह का बवाल हुआ और जिस तरह की प्रतिक्रियाएं दुनिया में सामने आई, तो इसकी एक झलक तो कि सरकार की तरफ से इसको गंभीरता से लिया है। अरुण जेटली वित्त मंत्री विदेश में जाकर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में उन्होंने इस बात को कहा, कोलंबिया में कहा,
तो उसके बाद प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक सभा में इस बात को कहने का मतलब है, और कोई नई बात नहीं है, या उन्होंने कोई भाजपा की बात नहीं की है। ये जो भारतीय समाज की बात है कि सौहार्द और सद्भाव होना चाहिए, जो भारतीय जीवन मूल्य हैं, शाश्वत जीवन मूल्य है, उनकी बात उन्होंने की है। मुझे लगता है कि अपना एक संदेश देने का उनका एक तरीका है, और उनके स्ट्रेचर के नेता को इसी तरह बात कहनी चाहिए अपनी। जो विरोधी कहते हैं वो तो बहुत सारी बातें कहते रहते हैं, लेकिन जो उनका कद है उसके देखते हुए, और उनका संदेश लोग ठीक से समझते हैं, लोग ठीक से रिसीव करते हैं, 2 शब्दों में वो कह देते हैं, लोगों को बात समझ में आ जाती है कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए इतने अच्छे कम्युनिकेटर भी कहलाते हैं, कम से कम उनकी बात कम्युनिकेट हो पाती है। बहुत शुक्रिया जगदीश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, राकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अजय आपका भी बहुत शुक्रिया पटना से तमाम अपडेट्स को इस मुद्दे पर हमसे राय साझा करने के लिए। तो और अब बात बिहार के वोटरों की करते हैं। आज वोटर चौक में देखते हैं समस्तीपुर का हाल, जहां लोगों से बात की हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह ने। प्रधानमंत्री ने आज समस्तीपुर में एक रैली को भी संबोधित किया था। आज बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जगहों पर रैली हुई। समस्तीपुर की रैली में जबरदस्त भीड़ हुई, यहाँ पर लोग आए, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस भीड़ का क्या मतलब था, लोग क्या सोचते हैं और क्या है राजनीतिक सोच यहाँ के लोगों की। आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर आए प्रधानमंत्री को सुनने, मकसद क्या था? मकसद था उनको देखना, और वो विकास का विजन लेकर के पूरे बिहार में आए हैं, और यहाँ की जनता मन बना चुकी है कि जाति धर्म संप्रदाय से उठ करके नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम मिला करके विकास के लिए वोट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि विकास राज चाहिए या जंगल राज चाहिए, तो उसका क्या मतलब निकालते हैं आप? प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि बिहार में विकास चाहिए, वो सारा सही बात है। बिहार में विकास ही चाहिए, बिहार में जंगल राज नहीं चाहिए। रैली में भीड़ होती है तो इसका क्या मतलब निकालना चाहिए कि क्या केवल सुनने ही आ रहे हैं कि कुछ उनसे कोई मैसेज संदेश भी आ रहा है? उनसे संदेश तो आ ही रहा है, उनको बताने के लिए हम आपके साथ इतना हैं। ये जनसभा जो है, जनसलाब हम आपके लिए हैं, इनके लिए लोग यहाँ का भीड़ जुटता है। लेकिन समस्तीपुर का मुद्दा अगर हम सोचे तो मुद्दा क्या है? यहाँ बिजली की किल्लत है, सड़क की असुविधा है, शिक्षा की भी कमी है, यहाँ बहुत सारे कमियां हैं विकास के लिए, और यहाँ उद्योग का भी कमी है। जो भी फैक्ट्री थी वो सारे के सारे बंद हो चुके हैं, इसलिए मुख्य रूप से यहाँ विकास का ही मुद्दा है। समस्तीपुर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? यहाँ विकास जो होना चाहिए वो हुआ नहीं है। शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा गिर गया है। शिक्षक तो नियुक्त किए हैं, लेकिन गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा होना चाहिए वो नहीं हुआ है। विद्यालय समय पर नहीं खुलता है, लेकिन ये केवल ढकोसला देते हैं जो मैंने विकास किया। विकास का मुद्दा तो है, लेकिन 10 सालों में क्या विकास के किस स्तर पे पहुंचे हैं आप लोग? विकास के स्तर जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। लोग असंतुष्ट है। यहाँ के किसान जितने भी हैं, जितने नौजवान हैं, बेरोजगार, बहुत बेरोजगारी बनी हुई है। यही स्थिति है यहाँ की। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जातियों का बंधन टूटेगा क्या? जिस तरह से रैलियां, ताबड़तोड़ रैलियां बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, उससे जातियों का बंधन कोई टूटेगा? हमारे जितने भी नेता भी हैं वो भी जाति के आधार पर जनगणना कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमारे इतने जाति हैं, हम इतना, हमारा इस एरिया में इतना जाति है, हम यहाँ से जीत सकते हैं, हमारा यहाँ बहुमत होगा। तो बहुत तरह ये सब भी जाति का विवाद जो है यहाँ पर, वो हटने वाला नहीं है। जातियों का बंधन कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है टूट पाना, क्या लगता है? नहीं, जरूर टूटेगा। मोदी जी के विकास के लेकर सारा जाति पात सब एक है, और आगे भी विकास का ही नारा चलेगा। आप बताइए कि समस्याएं बहुत हैं, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो इस रैली का क्या माहौल आप समझ रहे हैं? इस रैली का तो माहौल है विकास, मान लीजिए विकास के ऊपर चलना। जैसे हम लोग को मान लीजिए, मैंने खेती से लेकर मान लीजिए नवयुवक वर्ग के लोगों को मतलब विकास के लिए कोई रास्ता नहीं है, और वो रास्ता आप दें जो मैंने छोटा छोटा उद्योग लोग अपने कर ले, और खेत खलिहान के मान लीजिए उसमें पानी लग जाए, जो मैंने लाइन बिछा दें, जो मान लीजिए पानी का हो जाए, जो मैंने खेती मतलब हो, और ये साइकिल ताइकिल बांटने से कुछ होने वाला नहीं है। क्या स्थिति है रोजगार?
रोजगार के मुद्दा तो सभी नेताएं आते हैं तो हम बोलते हैं हम ये किए हैं, वो किए हैं, दिस डैट वैसे ऐसे बोलते हैं, मगर हमारे मोदी जी जो वो हम अनुभव हमको लग रहा है कि उन लोगों से काफ़ी बेहतर किए हैं। नौजवान कभी नहीं चाहेगा कि उसे मूंगफली के दानों की तरह योजनाएं दे दी जाए। नौजवान चाहता है कि उसे पैरों पर खड़ा किया जाए, उसको रोजगार दिया जाए, उसको सम्मान दिया जाए, स्वाभिमान दिया जाए। जेना के साथ अजय विक्रम सिंह, डीडी न्यूज़, समस्तीपुर। तो आप सुन रहे थे कि समस्तीपुर में कि लोग आखिर क्या कुछ सोचते हैं और सुनते हैं, और सुनने के बाद में किस प्रकार से उस चीज़ का अध्ययन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। और अब बात जनादेश में चलते चलते चुनावी एक्सप्रेस की करते हैं। बेगूसराय में प्रधानमंत्री की चुनावी रैली, कहा 3 दलों के बीच महागठबंधन नहीं महास्वार्थ बंधन हुआ है। पीएम ने कहा महास्वार्थ गठबंधन और कुछ नहीं, बिग बॉस का घर है। बीजेपी नेता वेंकैया नायडू की चुनाव आयोग से मुलाकात, कहा अमित शाह पर किया गया एफआईआर, दबाव में लिया गया कदम, कहा शाह ने कुछ भी गलत नहीं कहा। लालू प्रसाद ने आरएसएस को बताया सामाजिक नफरत फैलाने वाली फैक्ट्री, कहा दलितों को उनकी पहले वाली स्थिति में लाना चाहती है भाजपा और आरएसएस। सुशील कुमार मोदी ने लालू पर साधा निशाना, कहा लालू प्रसाद यादव दलित विरोधी हैं, उन्हें नहीं करेगा कोई महादलित वोट। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग को लालू प्रसाद यादव और सुशील कुमार मोदी के मिले जवाब पर मंथन जारी। लालू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा नरेंद्र मोदी को धकेलकर खुद पीएम बनना चाहते हैं अमित शाह, राजद प्रमुख ने अमित शाह पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पीएम पर ट्विटर वार, कहा बिहार विधानसभा चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की हो रही है कोशिश। भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों की अंतिम सूची की जारी, कहा पार्टी का मकसद सांप्रदायिकता और सामंती ताकतों को देना है करारा जवाब। मायावती कल से बिहार में करेगी चुनाव प्रचार की शुरुआत, बांका और औरंगाबाद में करेगी चुनाव सभा को संबोधित। बिहार विधानसभा चुनाव के 5वें और अंतिम चरण की अधिसूचना हुई जारी। इस चरण में 9 जिलों के 57 सीटों पर 5 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। तो आज जनादेश में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।